गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ज्योग्राफी में बहुत कुछ पढ़ चुके थे और उसी कड़ी में यह यानी इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो धरातल पर ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले क्या पढ़े, सौरमंडल। फिर सौरमंडल के बाद में हम लोग पृथ्वी के बारे में आ गए। पृथ्वी के बारे में पृथ्वी की आंतरिक बनावट और पृथ्वी के चट्टान, अक्षांश, देशांतर, बहुत तरह की जानकारियाँ उस सब के बारे में हम लोग याद किए। पहाड़ों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारियाँ प्राप्त की और उसके बाद में हम लोग अपरदन और निक्षेपणात्मक क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद में आज क्या देखेंगे हम लोग, कुछ कार्य जैसे कि नदी, हवाओं के द्वारा, हिमनद के द्वारा। और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि यह स्थलाकृति कैसा है, यह अपरदनात्मक है या निक्षेपात्मक है। अपरदन मतलब इरोजन के द्वारा, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन यानी जमाव के द्वारा। उसमें फिर पूछ देता है कि यह नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है वह कौन है, पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन है, यह समुद्रों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन है। तो यह एग्जामिनरों के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, तो ये याद कर लेते हैं। नदी के द्वारा, नदी के जो अपरदनात्मक स्थलाकृति यानी इरोजन के द्वारा क्या क्या बनेगा, तो वी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, उसको कहेंगे गॉर्ज या कैनियन, जलप्रपात, छिप्रिका, विसर्प, मियांडर, नदी वेदिका, संप्राय मैदान या पेनिप्लेन। वहीं जब इरोजन होगा तो कहीं डिपोजिशन भी होगा, जमाव होगा, तो उससे बनेगा जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, डेल्टा आदि। ये सब नदी के द्वारा बनाए जाने वाले स्थलाकृति हैं। फिर उसके बाद में हिमानी यानी ग्लेशियरों के द्वारा, तो इसके द्वारा यू आकार की घाटी, लटकती या निलंबित घाटी, सर्क, हिमगह्वर, एरेट, गिरिश्रृंग यानी हॉर्न, नुनाटक, भेड़पीठ, हिमसोपान, फ्योर्ड तट आदि का निर्माण होता है अपरदन के द्वारा। किसके, तो हिमानी अपरदन। और हिमानी के जमाव से तो हिमोड या मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, केस वेदिका, हिमजल और छेप मैदानों का निर्माण होता है। और पवन के द्वारा अपवाह बेसिन, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, जूगेन यारडंग, ड्राई कांटर आदि का निर्माण होता है अपरदन के द्वारा। और निक्षेपण के द्वारा तो बालुका स्तूप, बरखान, लोएस और पलाया। अगर इन सबको डिटेल से देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें जाइएगा तो सबका डिटेल से अध्ययन कराया गया है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर क्या आप मेन के लिए भी 100% तैयार हो जाइएगा। आगे देखिए, सागरीय जल के द्वारा तटीय क्लिफ, तटीय कंदरा, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक आदि का निर्माण होता है। वहीं जो डिपोजिशन होगा तो उससे पुलिन यानी बीच, रोधिका द्वीप आदि का निर्माण होता है। भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर के द्वारा, तो यहाँ अपरदन से क्या होगा, इनके रंध्र, डोलाइन, युवाला, लैपिन, कंदराएँ, अंधी घाटी, कास्ट घाटी आदि का निर्माण होता है। और इनके डिपोजिशन से स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, कास्ट मैदान आदि का निर्माण होता है। अब हम लोग जो पर्वत के बारे में पढ़े थे, तो अब कुछ हम लोग उसको उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कौन पर्वत श्रृंखला कहाँ है। रॉक एंडीज दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला और यह दक्षिण अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं, और इसका सर्वोच्च चोटी इसका नाम है माउंट एकांका गुआ। रॉकी यह उत्तर अमेरिका और में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएस कनाडा में है। और इसका सर्वोच्च चोटी नाम माउंट एल्बर्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया में है और इसका सर्वोच्च चोटी इसका नाम है कोसिस्को। और हिमालय का सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट है और यह पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि में विस्तृत है। आल्प्स यूरोप में बहुत सारे पर्वत क्षेत्र जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिंकटेनस्टीन, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी उसका नाम है माउंट ब्लांक। ड्रैकन्सबर्ग यह अफ्रीका में है और अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो एवं स्वाजीलैंड देश में विस्तृत है। और इसका सर्वोच्च चोटी नाम इसका तबाना एंटीलेन याना। आगे देखिए, माउंट किलिमंजारो यह वोल्केनो पर्वत है और यह तंजानिया में स्थित है, जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। और वर्ष भर
बर्फ से हिमाच्छादित रहती है। तियानशान यह दक्षिण मध्य एशिया का पर्वत है और इसका सर्वोच्च चोटी नाम है, इसका क्या नाम है, जेनगिस चोकुसू, जेनगिस चोकुसू। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर है और इसका सर्वोच्च चोटी नाम है, इसका तख्त सुलेमान। जाग्रोस श्रेणी यह मध्य पूर्व ईरान में है और इसका सर्वोच्च चोटी देना है, क्या नाम है, देना। पिरेनीज यह स्पेन फ्रांस सीमा पर स्थित है और सर्वोच्च चोटी का नाम है एनेटो। वासजेस यह फ्रांस जर्मनी, याद कीजिए, पिरेनीज स्पेन फ्रांस सीमा पर, वासजेस फ्रांस जर्मनी सीमा पर। तो पिरेनीज सर्वोच्च चोटी एनेटो, वासजेस सर्वोच्च चोटी ग्रांड बैलून, ग्रांड बैलून। ब्लैक फॉरेस्ट यह जर्मनी में स्थित है और सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है इसका, तो फेल्डबर्ग, फेल्डबर्ग। और अलास्का श्रेणी यह यूएसए में है और यूएसए था, कनाडा में भी थोड़ा सा है और सर्वोच्च चोटी देनाली या मैकिन्ले भी इसको कहा जाता है। कास्केड श्रेणी यह यूएसए में है और इसका सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर है। वासाज श्रेणी यह यूएसए में है और सर्वोच्च चोटी माउंट नेवो है, जो ब्रह्मोत्सव पर्वत है। सियरा नेवेदा यह यूएसए में है और इसका हाईएस्ट चोटी या पीक का नाम माउंट व्हिटनी है। बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन पर्वत बाल्कन प्रायद्वीप में है और सर्वोच्च चोटी नाम क्या है, बोटेओ, वलित पर्वत है। एटलस यह उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है और इसका हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है तुब काल, यह वलित पर्वत है। अब हम लोग देखेंगे विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्लेटू यानी पठार। तो कोलंबिया स्नेक पठार यह यूएसए में है, कोलोराडो का पठार यूएसए, कम्बरलैंड का पठार यूएसए, लोरेंसिया का पठार कनाडा, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत का पठार चीन, बोगोटा का पठार कोलंबिया, दक्कन का पठार यह भारत में है, एबिसिनिया का पठार इथोपिया, एशिया माइनर तुर्की, अनातोलिया का पठार तुर्की, मेसेटा का पठार स्पेन, चियापास का पठार मध्य मेक्सिको, यूकॉन का पठार तो यह कनाडा यूएसए में है, ग्रेट बेसिन पठार यूएसए। कुछ मैदान जैसे कांटो मैदान जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित, यानी कांटो मैदान जापान, इतना याद कीजिए। मंचूरिया मैदान तो यह नाम से ही जाहिर है चीन। यांगची यह भी चीन में है और चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेकोंग घाटी कंबोडिया जो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इरावदी का मैदान म्यांमार। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत बांग्लादेश और यह भी चावल का क्षेत्र है। सिंधु सतलज का मैदान भारत पाकिस्तान क्षेत्र में है और गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है। मोरे डार्लिंग का मैदान यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डाउन्स मैदान ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो डाउन्स। हंगरी का मैदान यह कार्पेंथेरियन व डिनारी का आल्प्स पर्वत के मध्य में स्थित है। और लोम्बार्डी का मैदान यह इटली के उत्तरी भाग में स्थित है जो यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। अब हम लोग कुछ देखते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल, उसका स्थिति। जैसे सहारा यह उत्तरी अफ्रीका में है और संसार का सबसे विशाल हॉट डेजर्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नामीब, यह भी अफ्रीका के अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कौन, तो नामीब डेजर्ट। आगे देखते हैं। तो नुबियन डेजर्ट यह अफ्रीका में है। नुबियन डेजर्ट अफ्रीका, सिम्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। और रब अल खाली यह सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई में डेजर्ट है। और ऑन नाफूद यह सऊदी अरब में है। गोबी डेजर्ट यह मंगोलिया और चीन में है जो टेम्परेट यानी शीतोष्ण डेजर्ट है। कालाहारी यह बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। काराकुम यह तुर्कमेनिस्तान में है तथा अटकामा डेजर्ट यह उत्तरी चिली में है जो विश्व का सबसे ड्राई इलाका है, शुष्क मरुस्थल है। दस्त कबीर यह ईरान में है, इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। दस्त लूट यह भी ईरान में है लेकिन यह ईरान के पूर्वी भाग में है। मोजावे डेजर्ट यह यूएसए में है। पेटागोनिया तो यह अर्जेंटीना, चिली में है जो टेम्परेट है यानी शीतोष्ण है। सोनोरन डेजर्ट यह यूएसए मेक्सिको के सीमा पर है। चिहुआहुआन यह अमेरिका और मेक्सिको में है। और तकलामाकान तो यह चीन में है। अब हम लोग आगे जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, यानी जलवायु विज्ञान मतलब क्लाइमेटोलॉजी। वायुमंडल
देखते हैं पहले कि संगठन एवं संरचना। वायुमंडल क्या है? यह स्थल मंडल है। इसके ऊपर का भाग जहाँ पर गैसों का मिश्रण है, जो हमारे चारों ओर का यह आवरण है, यही क्या है? यही वायुमंडल है। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर से गैसों के आवरण से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसे बंधा हुआ है। यह सभी जैव एवं अजैव घटकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारगम्य होता है, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए यानी पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इसी कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और पृथ्वी गर्म हो रही है, और पृथ्वी का ताप भी तो मेंटेन रहता है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वही पृथ्वी गर्म हो रही है। इस प्रक्रिया द्वारा यह एक कांच की तरह कार्य करता है तथा पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस नियंत्रित रहता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों, जलवाष्प तथा धूल कणों का सम्मिश्रण है। इसकी सघनता वायुमंडल के निचले भाग में अधिक तथा यह ऊंचाई के साथ विरल होती जाती है, जो लगभग 300 किलोमीटर तक मौजूद है। यानी पृथ्वी के तल से 300 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है, उसके ऊपर नहीं है। वायुमंडल में जलवाष्प पृथ्वी की निचली परत में ही लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा नगण्य होती है। वायुमंडल को गर्म रखने में जलवाष्प की भूमिका महत्वपूर्ण है। धूलकण आर्द्रता ग्राही होते हैं तथा ये जलवाष्प के लिए आधार का काम करते हैं। ये प्रकाश के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इनकी उपस्थिति में घना कुहासा की उत्पत्ति होती है। जो पृथ्वी पर वायुमंडल है उसमें उपस्थित गैसों का मात्रा देख लीजिए। यह नाइट्रोजन है जो सबसे अधिक 78.08%। दूसरा स्थान यानी सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन यानी O2 का आता है, जो लगभग 21% यानी 20.95। और तीसरा नंबर ऑर्गन का है यानी AR, जो 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान CO2 का चौथा है, 0.36%। और भी गैस हैं जैसे नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जिनोन, हाइड्रोजन, ये सब बहुत कम मात्रा में है। तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर वायुमंडल को विभिन्न 5 स्तरों में बांटा गया है। जैसे यह स्थल मंडल, स्थल मंडल के ऊपर यह क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर जब हम लोग बढ़ेंगे तो यह क्या होगा? यह समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। तो कितना हो गया? 1 2 3, इतना ही नहीं होगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनोस्फीयर और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो देखिए, ये क्षोभ मंडल सबसे नीचे यानी ट्रोपोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा संवहनीय धाराओं के कारण विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक। ऐसा क्यों? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कैसा है? गोल है और 0 डिग्री बीच में पृथ्वी मोटी होता है। यह इस तरह से फैल जाता है और यहाँ पर सूर्यातप अधिक है, जिस कारण यहाँ पर संवहनीय धाराएँ ऊपर की तरफ उठती है, जिस कारण यहाँ पर जो क्षोभ मंडल है यानी बादलों की जो हाइट है वो अधिक है। जबकि यहाँ पर तो इस तरह की कोई क्रिया न होगी संवहनीय धाराओं की, अतः जो ध्रुवों पर यह मात्र 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक पहुँच जाता है इसका हाइट। यही कारण है कि जब क्षोभ मंडल का आप बनाइएगा मैप इस तरह से, इसके बाद अगर समताप मंडल का तो इस तरह से, ये यानी समताप मंडल विषुवत रेखा के नज़दीक वह पतला है और ध्रुव के नज़दीक मोटा बनेगा। आगे देखिए, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान 1 डिग्री घटता है, जिसे ही सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होने के कारण यह मंडल वायु यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि जब जहाज उड़ेगा तो कोशिश करेगा जल्द से जल्द ताप मंडल में वह चला जाए। वायुमंडल में 75% तत्वों तथा वायुमंडल का सर्वाधिक संघनन स्तर इसी मंडल में है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो क्षोभ सीमा कहलाती है, पर विषुवत रेखा पर तापमान -80 डिग्री और ध्रुवों पर -45 डिग्री होता है। यानी इसका जो सबसे हाईएस्ट बिंदु यानी कि 18 किलोमीटर और यहाँ पर 8 किलोमीटर यहाँ की बात हो तो क्या होगा? विषुवत रेखा पर यहाँ पर -80 डिग्री और पोल पर -45 डिग्री। दूसरा है समताप मंडल। यह क्षोभ सीमा द्वारा क्षोभ मंडल से अलग होता है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। कहाँ से? तो पृथ्वी से। समताप मंडल में ओजोन गैस के कारण ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन अर्थात O3 परत से आने वाले विकिरणों की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं।
यानी ओजोन क्या करेगा, तो सूरज से जो आने वाला विकिरण है उसमें से जो पराबैंगनी किरणें हैं, यानी यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, उनको यह ओजोन परत अवशोषित कर लेगी और पराबैंगनी किरणों का सीधा संपर्क त्वचा कैंसर तथा आंखों की क्षति का कारण बनता है। अतः ओजोन परत आवश्यक है। यह मौसम संबंधी घटनाओं व बादलों से मुक्त होने के कारण वायु यातायात के लिए आदर्श मानी जाती है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं। मध्यमंडल यानी तीसरा होगा मीजोस्फीयर। इसका विस्तार समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यानी यह क्या होगा, यह ऊंचाई, यहाँ पर हम लोग करेंगे 0 डिग्री, इधर क्या करेंगे निगेटिव मान लेते हैं, इधर करेंगे पॉजिटिव। चलिए अब हम लोग तापमान शुरू करेंगे। तो पृथ्वी पर कल्पना करें कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 15 डिग्री तापमान है। तो शुरू में तापमान इस तरह से घटेगा, फिर यह समताप मंडल यहाँ पर आ गया तो फिर बढ़ेगा, समताप मंडल का बाद मध्यमंडल आएगा तो यहाँ पर तापमान इस तरह से फिर घटना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में बढ़ेगा तापमान। तो इसी तरह का मैप बनाते हैं। इसका विस्तार कैसे है, तो समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। वायुमंडल में प्रविष्ट उल्कापिंड इसी मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है आयन मंडल। यह तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर का ही एक भाग है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इसमें विद्युत आवेशी कण पाए जाते हैं जिन्हें ही आयन कहते हैं और पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंग इसी संस्तर से वापस लौट आती है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण सुगम होता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। यहाँ ध्रुवीय प्रकाश अरोरा की उपस्थिति होती है जो उत्तरी ध्रुव प्रकाश अरोरा बोरोलिसिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस के रूप में सामने आती है। बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर, यह सामान्यतः 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडल की सबसे ऊपरी एवं अत्यंत विरल परत है, जिसमें गैस नहीं अब वह गैस प्लाज्मा के रूप में विद्यमान हो जाएगी। सूर्यातप एवं तापमान, तो सूर्यातप क्या होगा, आइसोलेशन। तो पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण को प्राप्त करती है। पृथ्वी के किसी निश्चित क्षेत्र पर किसी निश्चित समय में सौर विकिरण का जो अंश प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, उसे ही सूर्यातप कहा जाता है। पृथ्वी तल पर सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं क्या क्या, तो देखिए पहला पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का ये रोटेशन, इस तरह से पृथ्वी घूम रहा है, यह पृथ्वी है। सूर्य किरणों का तिरछापन, ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने अक्ष पर, ये ऐसे नहीं है। दिन की अवधि एवं लंबाई, जब पृथ्वी टेढ़ा है और यह सूर्य का चक्कर लगाती है, कभी सूर्य के पास कभी सूर्य से दूर, तो क्या होगा, इससे दिन की अवधि में लंबाई घटाई और वायुमंडल की पार कहाँ गया, तो दिन की अवधि एवं लंबाई में भी चेंज होते रहता है। और वायुमंडल की पारदर्शिता यानी कहीं कहीं कुहासा है, बादल है, उससे भी असर पड़ेगा। धरातलीय विशेषता, कहीं पहाड़ है कहीं पठार है, मैदान है, तो इसमें भी अंतर है। जल एवं स्थल का प्रभाव, जल होगा तो देर से गर्म होगा, स्थल है तो वह जल्दी गर्म हो जाता है, तो वह जल्दी ठंडा भी होगा। विषुवत रेखा पर सौर किरणों की लंबवत अवस्थिति के कारण अधिकतम सूर्यातप की प्राप्ति होती है तथा ध्रुवों की ओर सौर किरणों का तिरछापन बढ़ते जाने से सूर्यातप की मात्रा घटती जाती है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित किए जाने वाले सूर्यातप की मात्रा के बीच का अनुपात ही अल्बीडो कहलाता है। अल्बीडो सबसे अधिक किसका होगा, तो ताज़ा बर्फ का, वह 80% तक सूर्यातप यानी 100 यूनिट सूर्य का प्रकाश आया ऊर्जा, उसमें से वह 80 को वापस कर देता है, तो वही अल्बीडो है। और सबसे कम अल्बीडो किसका है, तो वही काला जो पिंच वाला सड़क है या जो कंक्रीट का इमारत है उसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हीट आइलैंड की संज्ञा दी गई है। वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होगा। कौन कौन विधि, विकिरण, चालन एवं संवहन। विकिरण में क्या होगा, विकिरण की प्रक्रिया में ऊष्मा के स्थानांतरण हेतु किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, जैसे सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर ऊर्जा का आना। पृथ्वी सौर विकिरण के रूप में सूर्यातप को प्राप्त करती है एवं भौमिक विकिरण के रूप में इसका उत्सर्जन करती है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। संवहन क्या है, यहाँ पर सूर्य का रोशनी पड़ेगा,
ये गर्म होगा इलाका, गर्म होगा तो इस तरह से हवाएं ऊपर उठेंगी, यानी ये गर्म करने के लिए माध्यम है, हवा माध्यम है। तापमान यानी टेम्परेचर, तो तापमान का आशय उष्मा की तीव्रता की मात्रा की माप से है। यह तीव्रता कम या अधिक हो सकती है। वस्तुतः उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, इससे ऊर्जा की मात्रा का बोध होता है। तापमान को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है अक्षांश, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थलीय एवं जलीय स्वभाव, धरातल की प्रकृति, ढाल की तीव्रता, प्रचलित पौने, समुद्री धाराएं, उच्चावच, मेघाच्छादन तथा वनस्पतियाँ। आगे देखिए, तापीय व्युत्क्रमण यानी थर्मल इन्वर्जन मतलब क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई के साथ क्या होगा, तापमान घट जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घट जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नीचे के तापमान से ऊपर का तापमान अधिक हो जाए। तो कैसे होगा, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी के बजाय वृद्धि दर्ज हो जाए तो तापीय विलोमता है, यानी तापीय व्युत्क्रमण यानी थर्मल इन्वर्जन है। इसे ही हम लोग तापीय प्रतिलोमन भी कहते हैं। धरातलीय प्रतिलोमन हाँ सामान्यतः मध्य तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाड़े में रात्रि के समय होता है। जाड़े की घटना है और वो भी रात्रि के समय। शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु, हिमाच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। तापीय व्युत्क्रमण के निम्नांकित प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जैसे यह घने कोहरे को जन्म देता है। इससे क्या होगा, घना कोहरा हो जाएगा जिससे सादृश्यता कम हो जाती है, यानी दिखाई कम देगी एवं परिवहन में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। यह चाय कहवा की खेती को लाभ पहुंचाता है। मौसमी स्थिरता को जन्म देकर वर्षण की संभावना को छीन करता है तथा हिम वर्षा यानी फ्रीजिंग रेन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इसे स्नोफॉल होगा। आगे देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प का योगदान औसतन 2 से 5% है। वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होने से वायुमंडल की आर्द्रता भूपृष्ठ पर ओस, पाला, धुंध यानी मिस्ट तथा वर्षण आदि रूपों में प्रकट हो जाती है। किसी निश्चित ताप पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जलवाष्प धारण कर सकती है उसे उसका हम लोग क्या कहेंगे, आर्द्रता सामर्थ्य कहेंगे। और आर्द्रता सामर्थ्य या सामर्थ्य तापमान के समानुपाती होता है। और सामान्यतः आर्द्रता 3 प्रकार के होगा। कौन कौन देखते हैं।